तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं हमारे आसपास पदार्थ के पार्ट 3 वीडियो। जो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। ना देखबो लोगिन तो समझ में ना आई, ओकरा बाद हमार कोनो गलती ना कहाई। तो सबसे पहले बबुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाके देख लो, ना तो बहुत ही पिटेबो। समझ में आइल हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बहुत अच्छा से पढ़ ले बनी और इहो बहुत अच्छा से पढ़ाए के कोशिश करें। तो चलो देखो, तो देखते हैं कि द्रव पदार्थ के गुण। तो द्रव पदार्थ के गुण क्या होता है तो समझिए। हम इसके पहले वाले वीडियो में ठोस पदार्थ के गुण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम करेंगे द्रव पदार्थ के गुण के बारे में। तो द्रव पदार्थ का सबसे पहला गुण होता है कि द्रव पदार्थ हमेशा चेंज होते रहता है। बहुत बड़का बेवफा है। कैसे तो देखिए, अगर हम द्रव पदार्थ को एक छोटा सा बाल्टी में रखते हैं, यानी कि द्रव द्रव किसे कहते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मान लीजिए पानी एक द्रव पदार्थ है, तो पानी को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ बाल्टी में रख देनी। उहे पानी के एगो बहुत ही बड़का बाल्टी में रख देनी, तनी में डिजाइनो रहे। उहे पानी के हम एगो और चीज में रख देनी। अब ई हम का बनावतनी, मान लो लोटा ह। भोजपुरिया भाषा में एगो लोटा वेला, देहात में एगो लोटा होला, वही चीज में रख देनी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम द्रव पदार्थ को इस चीज में रखेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा। यानी कि इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, जहाँ जाता है वहाँ जैसा ही बन जाता है। यानी कहने का मतलब है, हम लोगों के भोजपुरी भाषा में एक कहावत है कि जहाँ जैसन वहाँ वैसन, या ना ना वही ना कहावत शायद ये हटे, जैसन देश वैसन भेष। हाँ, यह कहावत है। कैसन कहावत है, जैसन देश वैसन भेष। यानी जैसन देश रही वैसने भेष बना ले के चाहे इंसान के। यह रूप है, इंसाने वाला रूप एकरो में रहेला। समाज देख देख के पलटी मारत रहेला कौन, द्रव पदार्थ। बहुत बेवफा आदमी है, इंसान की तरह बदलते रहता है। देखिए, यानी कि इसको आप जहाँ रखिएगा वैसा ही बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 पात्र लिए हैं। एक मान लीजिए ये मग है, ये एक गिलन है, ये एक कचौरी है। तो मान लीजिए कि हम मग में दूध रखे हैं तो मग जैसा हो गया है, गिलन में दूध रखे हैं तो गिलन जैसा हो गया है, और कटोरी में दूध रखे हैं तो कैसा हो गया है बबुआ, कटोरी जैसा हो गया है। यानी कि द्रव पदार्थ का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन मतलब समझिए क्या होता है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आयतन मतलब यही होता है कि कोई पदार्थ कितना जगह ले रहा है। आप किसी दुकान पर गए होंगे तो आप बोले होंगे कि चीनी किनने जा रहे हैं। आप किसी दुकान पर क्या किनने जा रहे हैं, चीनी किनने जा रहे हैं। अब चीनी किनने जाइएगा तो आप लीटर में चीनी मांगते हैं, नहीं, आप मांगते हैं केजी में चीनी दीजिए। किस चीज़ में चीनी दीजिए, केजी में। लेकिन आप यहीं तेल किनने जा रहे हैं, क्या किनने जा रहे हैं, तेल किनने जा रहे हैं। तो तेल आप तो केजी में नहीं मांगते हैं, आप तेल मांगते हैं लीटर में। किस चीज में मांगते हैं, लीटर में। वही लीटरवा होता है क्या, आयतन। यानी कि आपको तेल ना जो कर नहीं दिया जाता है, एक क्या कर दिया जाता है, नाप कर दिया जाता है। ऐसे ही नापना एक होता है दुकानदार के पास, उसी में तेल भर देता है और आपको दे देता है। समझ में आया। यानी कि आप तेल लीटर से लेते हैं, चीनी केजी से लेते हैं। तो जो लीटर होता है इसी में जो नापा गया है वही क्या होता है, आयतन होता है। समझ में आया। अगर हम इस पानी को, इस जो तेल लिए हैं उसको हम इस चीज में रख देते हैं, लोटा में रख देते हैं। तो जैसे लोटा में रखिएगा तो लोटा में भर जाएगा, तो लोटा का आकार का हो जाएगा। यहाँ पर किस शेप में था, ये गिलन के आकार का शेप में था, लेकिन लोटा में रखे तो लोटा के आकार का हो गया। इसी को हम बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी के आकार का हो गया। समझ में आया। लेकिन ये पानी कितना लीटर है बाबू, ये तेल कितना लीटर है, 1 लीटर है, तो 1 ही लीटर होगा। यानी किसी चीज में रख दीजिए, फिर इसमें ले आकर रखिएगा तो कितना लीटर है, 1 ही लीटर है। यानी कि आकार तो चेंज हो रहा था लेकिन आयतन फिक्स था। 1 लीटर था तो 1 ही लीटर था। यानी जगह जितना ले रहा था उतना ही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार बदलते रहता है इंसान की तरह, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है।
समझ में आया। दूसरा नंबर बोल रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव का गुण पाया जाता है, बोलो द्रव पदार्थ में क्या पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। यानी कि द्रव पदार्थ में बहाव का गुण यानी बहता है। द्रव पदार्थ क्या होता है, बहता है। पानी बहता है, पानी चलता नहीं है, पानी क्या होता है, बहता है। समझ में आया। तो द्रव पदार्थ में बहाव का भी गुण पाया जाता है, यानी तालाब नदी उदी में आप देखे होंगे पानी के बहते हुए। समझ में आया। पानी में संपीड़ितता का गुण बहुत कम होती है। पानी में संपीड़ितता का गुण क्या होती है, बहुत कम होती है, किंतु ठोस के अपेक्षा थोड़ा अधिक। यानी संपीड़ितता मतलब क्या होता है कि पानी को आप दबा नहीं सकता। मान लीजिए लोटा में पानी लिया, इसको दाब को थोड़ा और कम कर दीजिएगा, नहीं कर सकता है। ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा हो सकता है माइनर, थोड़ा सा कम हो भी जाए, लेकिन ठोस उतना भी नहीं होता है। समझ में आया। तो पानी में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर देखिए, द्रव पदार्थ का घनत्व क्या होता है, ठोस की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि द्रव पदार्थ का घनत्व ठोस की तुलना में कम होते हैं। यानी कि द्रव पदार्थ का जो कण होता है ठोस पदार्थ के कण की तुलना में दूरी दूरी पर होता है, यानी कि कम होता है। यानी समझे, अगर हम मान लीजिए कि इस नापना में क्या लिए थे, तेल लिए थे, इसी नापना में अगर हम क्या ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, तो कौन भारी होता है, तेल भारी होता है कि लोहा भारी होता है। आप बोलिएगा लोहा भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि लोहा में छोटा छोटा कण ज़्यादा उपयोग किया गया है, छोटा छोटा कण का, लेकिन तेल में कम किया गया है लोहा की अपेक्षा। तो लोहा में ज़्यादा किया गया है, तो लोहा का घनत्व उच्च होगा, इसका घनत्व निम्न होगा। तो समझ में आया। तो वह द्रव पदार्थ का घनत्व क्या होता है, ठोस की तुलना में कम होता है। चलिए अब हम देखते हैं किस चीज का, गैस पदार्थ का गुण। तो गैस पदार्थ का गुण क्या होता है, ई गैस तो बेवफा हो, ना एक आकारे निश्चित होला और ना ही एक आयतने निश्चित होला। समझ में आता है, ई दोनों में अनिश्चित होला। एक आकारो निश्चित ना होला, एक और आयतनो निश्चित ना होला। तो याद रखिए गैस पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। समझ में आइल है, ना आइल हो कि तो लागी कान का जरी दूगो कि सब समझ में आ जाए, समझो। चलिए ध्यान दीजिए इधर और स्क्रीनशॉट करते रहिएगा बबुआ, ठीक है। चलो ज़्यादा चकरैली नहीं मारना है, समझे। चकरैली क्या होता है जी, चलिए देखिए कुछ भी होता है। 2 नंबर देखिए, गैस पदार्थ में बहाव का गुण पाया जाता है। यानी कि हवा भी बहता है, हवा चलता नहीं है, क्या होता है, बहता है, बहुत अच्छा बहता है। समझ में आया। कौन कौन गाना बनैले रहल सो याद नहीं किया, कब सुनिए लो, हवा हुआ पर बहुत गाना बनेला, लहराती हुई जुल्फी है तो का ठीक बा। चलो देखो, गैस पदार्थ में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। अब मान लीजिए कि एक बैलून ले लीजिए और बैलून में बहुत सारा हवा भर दीजिए, कितना भी हवा भर दीजिए, लेकिन बैलून को थोड़ा दाबिएगा तो थोड़ा सा दबिए जाएगा। यानी कि इसमें गैस पदार्थ में क्या होता है, संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। गैस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विसरण को देखते हैं। किस चीज को देखते हैं, विसरण। तो विसरण क्या होता है, तो मान लीजिए कि विसरण उसे ही कहते हैं जो अपने आप किसी चीज में मिल जाए। अब सपोज करिए कि हम एक का ले लिए हैं, हम एक गिलास ले लिए हैं, उसमें हम पानी भर दिए, पानी भरने के बाद हम क्या कर लिए, उसमें हम चीनी डाल दिए, चीनी डालकर हम छोड़ दिए, हम उसको नहीं मिला रहे हैं। कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि चीनी धीरे 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 जल में मिल रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। विसरण में अपने आप ही कोई चीज मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जिसमें चीनी विसरण का, पानी में क्या पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है, चीनी में भी पाया जाता है। चीनी और पानी क्या हुआ, अपने आप मिल गया, तो यानी विसरण की क्रिया से मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी चीनी धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन हम इसको क्या करें, नीचे से थोड़ा टेम्परेचर दे देते हैं, आग जला देते हैं। जैसे आग जलाएं तो इससे क्या होगी, तेजी से मिलने लगी। यानी कि ताप बढ़ाने पर विसरण की गति बढ़ता है। ये फ्रिजवा में रख देता नहीं तो गोलबे ना करी, फ्रिजवा में रख देनी, चीनी डाल के पानी डाल के रख देनी तो गोलबे ना करी, बहुत ही देर के बाद गोली। यानी कि ताप घटने पर विसरण या मिश्रण नहीं रहेगा, विसरण का गति घटता है। समझ में आया। तनु मतलब क्या होता है, पतला घोल। अगर हम मान लीजिए पानी लिए हैं और एक गिलास और लिए हैं, उसमें हम क्या ले लिए हैं, मध ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, मध ले लिए हैं। तो बाबू बताइए कि तनु घोल का विसरण गति, जो सबसे पहले चीनी किस में घुलेगा, मध वाला में घुलेगा कि पानी वाला में घुलेगा। तो आप बोलिएगा कि पानी वाला में जल्दी मिल जाएगी, कैसे कि पनिया पातर बा। तो पतला घोल में क्या होला कि विसरण की गति तेज होला, मोटा घोल में विसरण की गति मंद होला। समझ में आइल ह, ना बुझाई तो बोली हो लोगिन, जौन भाषा में समझ बोलो उहे भाषा में तार लोग के समझाओ जी। कमेंट करत रही हो लो, लाइक फाइक कर दी हो लोगिन, मन करे तो 2-4 गो
सब्सक्राइबरो बढ़वा दे बोलो तो कोनो घाटा ना कहाई, हमारा खातिर भी तार लोग खातिर भी पार्टी है से। चलो देखो तब समझ में आइल ठोस पदार्थ के गुण समझ में आ गल। अब बाबू तरह के हम बताओ तनी कि ठोस पदार्थ में यानी कि जो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी जो पदार्थ होता है ना उसमें परिवर्तन किया जा सकता है उकरा अवस्था में, यानी ठोस द्रव गैस के अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में कर सकत रह। कैसे? तो सपोज करो कि तू एगो फ्रिज से बर्फ निकल, यानी कि आप एक फ्रिज से बर्फ निकाले, क्या निकाले? बर्फ निकाले, क्या लिख दीजिए, चलिए बर्फ निकाले। अब वो बर्फ को थोड़ा गर्म किए तो क्या बन गया? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। अब बाबू बताइए कि बर्फ तो ठोस में था, इसको थोड़ा गर्म किए, क्या बन गया? पानी बन गया। पानी द्रव हो गया। और इसको और ज्यादा गर्म किए तो बाबू पानी हवा में उड़ने लगा, यानी वाष्पन की क्रिया करने लगा। देखिए यहाँ पर वाष्पन की क्रिया हो रहा है, यानी हवा में पानी उड़ रहा है, यानी कि क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है, पानी का वाष्प बन गया। यानी कि देखिए बर्फ ठोस में था, ठोस से वही बर्फ द्रव में बदला, वही पानी वही द्रव किस चीज में बदल गया? द्रव में बदल गया, वाष्प में बदल गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ताप में परिवर्तन करने पर पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिए हैं? बर्फ लिए हैं। क्या लिए हैं? ये है बर्फ लिए हैं। क्या लिए हैं? बर्फ लिए हैं। यह क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी है। यह क्या है? वाष्प है। क्या है? वाष्प है। अब समझिए, जब बाबू बर्फ जौना ताप पर बर्फ पानी बन जाला। अगर जो मान लो कि हम बर्फ के गर्म करतनी और जितना गर्म करनी वो ताप पर अगर जो पानी बन गल तो उहे गर्मिया के हमनी के क्या कहनी सन? गलनांक कहनी सन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा भी दी है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी कि जौना ताप पर ठोसवा द्रव में बदल जाई, यही तपवा के हमनी के क्या कहनी सन? गलनांक कहनी सन। आ इहे पनिया के अगर जो और ज्यादा गर्म कइल जाई तो वाष्प में बदल जाई। काची में बदल जाई? वाष्प में बदल जाई। तो ई गर्मिया के हमनी के क्वथनांक कहनी सन। क्या कहनी सन? क्वथनांक कहनी सन। क्या कहनी सन? क्वथनांक कहनी सन। याद रही? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव में बदलता है, ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, उस ताप को गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब समझिए कि जो बर्फ होता है, बर्फ से पानी बना, यानी कि ठोस से द्रव बना, इस पूरा प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन या संघनन। चलिए देखते हैं संघनन क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गलनांक समझ में आया। आगे चलिए, आगे है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लीजिए, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए बबुआ, इधर देखिएगा कि जो ठोस था क्या था बाबू? यहाँ पर जो ठोस है, देखिए हम एक ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये जो क्या है? ठोस है। ये ठोस द्रव में बदल रहा है। तो जब ठोस बाबू द्रव में बदलेगा, इस पूरा प्रक्रिया को हम संगलन या गलन कहते हैं। ताप को तो हम बता दिए हैं गलनांक कहते हैं, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संगलन या गलन कहते हैं। तो याद रहेगा, जिस ताप पर यानी कि ठोस से द्रव बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? संगलन या गलन कहते हैं। कोई चीज ठोस में है और द्रव में बन गया, यानी कि बर्फ पानी में बदला, पूरा प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संगलन या गलन कहेंगे। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा उसको हम गलनांक कहेंगे। बात को समझिएगा यजमान, बात को पकड़ लीजिएगा, तो बहुत पछताइएगा। अब देखिए वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो जो द्रव होता है, क्या है? द्रव है ना, ये द्रव है। ये द्रव सीधे गैस में बदल रहा है। द्रव किस चीज में बदल रहा है? गैस में बदलेगा। द्रव जब गैस में बदलता है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण या वाष्पन। तो देखिए, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण या
वाष्पन कहते हैं। जो द्रव है, मान लीजिए द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, पूरा प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण या वाष्पन कहेंगे। लेकिन उस ताप को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो ताप को बताइएगा क्वथनांक, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया क्या कहिएगा, वाष्पीकरण या वाष्पन। यहाँ पर वो वाला स्वर आएगा, पेट कटवा स्वर आता है, समझ में आया। अब देखिए द्रवीकरण या संघनन। जब बाबू वाष्प को उल्टा देखिए, उल्टा देखिए, उल्टा क्या होगा, अब बाबू हम गैस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव में आएगा। किस चीज में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो देखिए वाष्प को ठंडा कर, किस चीज को ठंडा कर, वाष्प को ठंडा कर द्रव बनने की क्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। यानी कि वाष्प से जब द्रव में बदलेगा, वाष्प था पहले उड़ रहा था पानी, और इसको हम पकड़ कर ठंडा कर दिए, फ्रिज में रख दिए, जैसे इसको ठंडा किए तो ये क्या बन गया, द्रव बन गया। इसी प्रक्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं, समझ में आया। अब देखिए हिमांक या जमुना। हिमांक या जमुना किसे कहते हैं, तो जो द्रव है उस द्रव को हम फ्रिज में रख दिए, फ्रिज में रखकर बर्फ बना दिए, क्या बना दिए, बर्फ बना दिए। हिम, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है। हिमे से ना हिमांक बना है, आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो याद होगा। तो देखिए हम क्या किए, उस पानी को फ्रिज में रख दिए, फ्रिज में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को तो हम हिमांक या जमुना कहते हैं, समझ में आया। तो हिमांक या जमुना समझ में आया कि द्रव को ठंडा कर ठोस बनने की क्रिया को हिमांक क्या कहते हैं, हिमांक या जमुना कहते हैं, हिमांक या जमुना कहते हैं। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, संगलन किसे कहते हैं, तो ठोस से द्रव बनने की क्रिया को संगलन या गलन कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण या वाष्प कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। द्रवीकरण या संघनन किसे कहते हैं, वाष्प को ठंडा कर द्रव बनने की क्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। हिमांक या जमुना किसे कहते हैं, द्रव को ठंडा कर ठोस बनने की क्रिया को हिमांक या जमुना कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए गुप्त ऊष्मा पर। किस चीज ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा मतलब का चीज, छुपल ऊष्मा, लुकाइल ऊष्मा, जन लुकाइल हो को ओकरे के गुप्त मतलब क्या, जन छुपल हो को, यानी कि गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं जो छुपा हुआ होता है। यानी कि देखिए किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में, कोई पदार्थ है भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस कुछ भी अवस्था हो, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोनो भी पदार्थ हो गई ओकरा में परिवर्तन लिया हुआ तरह, का लिया हुआ तरह, परिवर्तन लियाव तरह, और उहे परिवर्तन लियावे में जौन ऊष्मा लागेला ओकरे के गुप्त ऊष्मा कहल जाला। एग्जाम्पल समझिए, देखिए सपोज करिए कि, ध्यान में रखिएगा कि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि सपोज करिए कि हम एक क्या ले लिए, हम एक बहुत बड़ा बीकर ले लिए। इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का गोला ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ये सारा पत्थर है, मैंने पत्थर नहीं है, बर्फ है। क्या है, बर्फ ले लिए। अब इस बर्फ को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से गर्म होगा, आगे यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम गर्म करेंगे तो ये जो बर्फ है वो बर्फ पिघलने लगेगा, पिघलेगा। लेकिन यह बर्फ पहले जितना ठंडा था उतना ही ठंडा अभी है, लेकिन ये ऊष्मा जा रहा है, गर्मी इसको दिया जा रहा है, लेकिन इसका ठंडक में कोई कमी नहीं आ रहा है। यानी ऊष्मा गया तो गया कहाँ, तो ऊष्मा कहाँ गया, तो ऊष्मा जो ठोस था उसको द्रव बनाने में चला जा रहा है, उसको गर्म नहीं कर रहा है। अभी इसको जो बर्फ है इसको पानी बना रहा है। इसी ऊष्मा को क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। यानी कि ये गर्म हो रहा है लेकिन यह गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसका बंधन टूट रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लुकाया हुआ ऊष्मा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अवस्था में परिवर्तन, एक दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर फिगर दिया है। इसमें क्या है कि एक पदार्थ है, इसमें एक पदार्थ है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसमें एक पदार्थ है। इस पदार्थ को एक पिस्टल के माध्यम से दबाया जा रहा है। अब जैसे पिस्टन का मान लीजिए, सपोज करिए कि सबसे ज्यादा सबसे कम रिक्त स्थान किस चीज में होता है,
तो आप बोलिएगा कि सबसे कम रिक्त स्थान तो भाई ठोसे में होता है। ठोस के कण में बहुत कम रिक्त स्थान होता है, बहुत घना घना इसका कण होता है। उससे थोड़ा सा कम घना किसका होता है, तो आप बोलिएगा कि भाई उससे कम थोड़ा सा कम होता है द्रव को, इसका थोड़ा दूरी दूरी पर कण रहता है। सबसे कम किसका कण रहता है, तो आप बोलिएगा कि सबसे कम घना घना किसका रहता है, गैस का रहता है। किसका रहता है, गैस का कण रहता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि एक पिस्टन लिए है, एक सिलेंडर लिए, सिलेंडर में एक कण भर दिए हैं। अब एक पिस्टन के माध्यम से उस पदार्थ का कणों के बीच की दूरी कम किया जा रहा है। अब मान लीजिए पहले गैस में था, इसके कण की बीच की दूरी पिस्टन के माध्यम से दाब कर कम कर दिया गया, तो इतना हो गया। ये क्या बन गया, द्रव। और कम कर दिया गया तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ठोस बन गया। यानी कि दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब और ज्यादा बढ़ाइएगा तो द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, और दाब घटाइएगा तो ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दाब से में परिवर्तन करके भी ठोस की अवस्था या द्रव की अवस्था, कोई भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आई हो। चलो देखो, ताप का मात्रक। ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इंटरनेशनल में इसको क्या कहते हैं, केल्विन होता है। इसे केल्विन में नापते हैं। ताप माने टेम्परेचर के, इसे बड़े के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन किंतु ताप कर्म का प्रचलित मात्रक, इ तो मान लेहल बा केल्विन होला, लेकिन प्रचलित में कौन बा, तू काची में तापमान नापेला, तो तू नापत हो डिग्री सेल्सियस में। काची में, डिग्री सेल्सियस में, यानी सेंटीग्रेड। प्रचलित मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस द्वारा सूचित करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो समझिएगा ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलेगा और गैस से सीधे द्रव में बदले, क्या चीज में, ठोस में बदल जाएगा। यानी कि कोई पदार्थ ले लीजिए, उसको गर्म, इसमें मान लीजिए कपूर है। कपूर का नाम आप सुने हैं, जो पूजा उजा में बारा जाता है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, कपूर है। कपूर को जब आप गर्म करिएगा तो सीधे किस चीज में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। फिर इसको ठंडा करिएगा तो ये किस चीज में परिवर्तन हो जाता है, सीधे ये फिर ठोस में आ जाएगा। यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो समझिए, ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिवर्तित हुए सीधे यहाँ पर गलती कर दिया गया है, परिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, परिवर्तित। देखिए फिर से देखिए, ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना रूप परिवर्तित किए हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो सीधा किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में होगा, और जब गैस को ठंडा करिएगा तो सीधे वो किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, द्रव में, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब वाष्पीकरण को समझ लेते हैं और हमारा चैप्टर यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझिए। चलिए वाष्पीकरण क्या है देख लीजिए। वाष्पीकरण क्या है, तो क्वथनांक का, देखिए वाष्पीकरण, आप कपड़ा सुखाते हैं, आप जब कपड़ा जब सुखाते हैं तो बहू बताइए, कपड़ा छोड़िए, अच्छा ये कपड़ा सुखाते हैं तो आपका कपड़ा गीला रहता है। अब जब गीला रहता है तो क्या आप उसको गर्म करते हैं, ले जाकर आप उसको आग में सुखाते हैं, आग में नहीं ना सुखाते हैं, उसको हवा में आप प्रसार देते हैं, धूप में आप डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसका कण, छोटा छोटा कण क्या होता है, पुनः वाष्पन की क्रिया कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि पानी का तो कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी कब बाबू गैस अवस्था में बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस अवस्था में बदलेगा। लेकिन हम लोगों का वातावरण में टेम्परेचर कितना खूब ज़्यादा होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस होगा।
चाहे ठंडा का दिन होगा तो मान लीजिए तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा ठंडा के दिन में। अब समझिए कि बाबू बताइए कि हम लोग कपड़ा पसारते हैं और क्या होता है, यानी कपड़ा को जब सुखाते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी कपड़ा सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? तो वह वाष्पीकरण के से सूखता है, क्योंकि कपड़ा सुखाने के लिए यानी कि पानी को गैस अवस्था में बदलने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन वो 25 डिग्री सेल्सियस पर सूख जाता है। कैसे? तो वह वाष्पीकरण की वजह से, यानी कि देखिए इसका परिभाषा पहले इसको बता देते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक यानी कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है लेकिन 25 डिग्री पर सूख रहा है कपड़ा। तो देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर मंद गति से किसी द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है? वाष्पन की क्रिया कर रहा है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर भी वह वाष्पन की क्रिया कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये तालाब है, ये क्या है? तालाब है। तालाब बाबू, तालाब को बताइए, इसको गर्म करेंगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तब ना ये वाष्पन का क्रिया करेगा। लेकिन क्या होता है कि 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने लगता है? वाष्पीकरण करने लगता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने का 4 गो मुख्य है। देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारण क्या है? अगर द्रव का क्वथनांक, क्या? द्रव का क्वथनांक। अब समझिए 2 प्रकार का द्रव ले लीजिए। एक पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, एक ले लीजिए पेट्रोल। क्या ले लीजिए? पेट्रोल ले लीजिए। अब पानी को गर्म करिएगा, देखिए पानी को अब गर्म करिएगा, मतलब पानी का गति क्या होता है? वाष्पीकरण। यानी कि पानी का वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। यानी कि पानी, मान लीजिए पानी यहाँ पर रख देते हैं तो देखिएगा कि धीरे धीरे वो क्या होगा? वाष्पन में बदलेगा। लेकिन आप पेट्रोल को ले लीजिए, हाथ में लीजिए, यानी पेट्रोल डायरेक्ट उड़ जाता है, डायरेक्ट उड़ जाता है। यानी कि इसको वाष्पन की क्रिया करने में टाइम ही नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब है कि पानी का क्वथनांक कम होता है, ज़्यादा होता है, और पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है। तो क्वथनांक पर पूरा डिपेंड करता है। जिस चीज़ का जितना कम क्वथनांक रहेगा वह वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा करेगा। समझ में आया? अब देखिए द्रव का तापमान, तापक्रम। अगर जो मान लीजिए गर्म पानी ले लिए और एक ठंडा पानी ले लिए, क्या ले लिए? एक गर्म पानी ले लिए, एक ठंडा पानी ले लिए, कौन सबसे पहले सूखेगा? तो आप बोलिए गर्म पानी। भाई गर्म पानी तो पहले ही से वाष्पन की क्रिया कर रहा है और कर लेगा, इसको थोड़ा वाष्पन की क्रिया करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे करेगा। समझ में आया? उसके बाद द्रव की सतह का क्षेत्रफल, द्रव की सतह लिख दिया। हाँ चलिए, द्रव, मान लीजिए कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा आप क्या करते हैं? आप देखे होंगे कि कपड़ा जब आप सुखाते हैं तो उसको फैला कर पसारते हैं, उसको फैला कर रखते हैं धूप में, तबे ना कपड़ा सूखता है। आप अगर जब एक ही जगह रख दीजिएगा तो कपड़ा सूख नहीं पाता है। यानी कि उसका क्षेत्रफल जितने बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वायु की गति, तेज हवा में क्या होता है? कपड़ा जल्दी सूखता है। समझ में आया? तो यही है क्या मुख्य, क्या है? यही है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला तथ्य। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा चैप्टर 2 के लिए, और इस पर जो क्वेश्चन आंसर बनेगा उसका एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और हम लोगों का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आ मन करी तो लाइक कर दी लोगिन, सब्सक्राइबो कर दी लोगिन, आ ओहू से मन करी तो का कर दी लोगिन, 2-4 गो कमेंट कर दी लोगिन। ताकि कमेंट पढ़े में हमारा बहुत अच्छा लगेला। समझ में आइल है? और कौन दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय।